अल्केमी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की वीडियो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड है, जो कि चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 एनसीईआरटी से रिलेटेड है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या था। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में इसने नहीं बताया था। क्या हो गया इसमें स्टेबिलिटी का? तो मैक्सवेल पहले बता चुका था कि जो कोई चार्ज बॉडी होता है ना, जब अंडरगो एक्सेलरेशन, जब मूव करता है तो डायरेक्शन चेंज होगा, वो एक्सेलरेट होगा और इसमें वो रेडिएशन एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता है। किसने बताया था? मैक्सवेल ने। तो यदि एनर्जी लॉस करेगा तो धीरे धीरे लॉस करते करते क्या होगा, वो उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे फॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियस, इस तरीके से एटम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरा जो सीरियस ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का, कि उसने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में नहीं बताया और ना ही उसकी एनर्जी क्या होगी इसके बारे में डिस्कशन किया। तो ये जो टू ड्रॉबैक्स थे, ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का था। तो उन्हीं दिनों दो इवेंट्स सामने आई जिसने बोर्स को इंस्पायर किया कि इस दोनों वीकनेस को सॉल्व कर सके, इंप्रूव कर सके। और दो बोर्स ने क्या देखा? पहला, उन्होंने देखा ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ये टॉपिक है जिसमें फर्स्ट बोर्स ने क्या देखा? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है उसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है और वेव कैरेक्टर भी होता है। फर्स्ट बात। सेकेंड था एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से, उसके जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आ रहे थे, वो एक्सप्लेन, यानी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय एज्यूमिंग क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन एन एटम। जो रिजल्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रा से आ रही थी, ओनली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एज्यूम्ड क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन एन एटम, उसी से एक्सप्लेन हो सकता था। तो इस दोनों चीज को देखते हुए उन्होंने, बोर्स ने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की जो ड्रॉबैक्स थे उसको दूर किया। तो चलिए, बोर्स ने पहला पॉइंट तो देखा कि भाई वो जो अनस्टेबिलिटी वाली कहानी थी, उसमें चार्ज बॉडी जब रोटेट करता है, मोशन में होता है, तो रेडिएशन, तो ये तो आपका मैक्सवेल ने पहले ही बता दिया था। और दूसरा जो क्वांटाइज्ड वाला था,
जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला था, ये जो है प्लांक्स ने जो बताया था, अपना क्वांटम थ्योरी दिया था, तो इस दोनों को मिलाकर जो है ने रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स को दूर किया था बोर्स ने। तो चलिए सबसे पहले मैक्सवेल ने जो बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सवेल ने बताया था कि कोई चार्ज बॉडी जो ऑसिलेट होता है या अंडरगो एक्सेलरेशन, तो इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है और ट्रांसमिटेड, और वो आगे बढ़ता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, एक वेव्स के फॉर्म में। तो जब ये ऑसिलेट करता है चार्ज पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है एंड वेव्स के फॉर्म में प्रोपेगेट करता है। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ वेव्स, दिस टाइप ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Now we will see what is the characteristic of electromagnetic wave या electromagnetic radiation. तो first property is when electric field and magnetic field, oscillating electric field and magnetic field produced by oscillating charge particle, they are transmitted in the form of wave. These two, electric field and magnetic field, are in this situation, electric field and magnetic field both are perpendicular and separately both are perpendicular to the direction of propagation also. We can see by this graph. See, this is the electric field component and this is magnetic field component. Here both are perpendicular and separately this is also perpendicular to, this is the direction of propagation and this one is also perpendicular to this one. Getting? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जो है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है और सेपरेटली डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन पे भी परपेंडिकुलर होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपेगेशन के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये जो है पास थ्रू वैक्यूम, एयर मीडियम, वाटर मीडियम, किसी मीडियम से पास करता है। कोई जरूरी नहीं कि उसको मीडियम ही चाहिए, कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है वो डिफर बाय देयर फ्रीक्वेंसीज, देयर वेवलेंथ, देयर वेव नंबर। इससे जो है हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये जो फोकस किया था मैक्सवेल ने किया था, उसने जो लाइट मोशन ऑफ लाइट जो प्रोपेगेट कर रहा था उसके प्रोपेगेशन से रिलेटेड, लाइट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड उन्होंने इशू को उठाया था। वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर का है, लेकिन कुछ जो इसकी प्रॉपर्टी थी हम लोगों ने यहां डिस्कस किया। अब बात होती है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी पता है, इसको आप न्यू से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। वेवलेंथ क्या होता है, 2 कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन या कंप्रेशन या क्रेस्ट, 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो लेंथ होती है उसी को वेवलेंथ कहते हैं। वेव नंबर क्या होता है,
वेव नंबर का यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह में किया जाता है। नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, न्यू बार से इसको डिनोट करते हैं। 1/λ इसका फॉर्मूला होता है। एसआई यूनिट पर मीटर होता है। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है। वेवलेंथ का मीटर होता है। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के बीच रिलेशन भी है, C इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब एक और बातें आती है कि जो डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट जो रेडिएशंस थी डिफर बाय देयर फ्रीक्वेंसीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो रेडिएशंस है उसकी फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं। अराउंड 10⁻⁶ हर्ट्ज वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियो वेव्स होता है, जो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में यूज होता है। 10⁻10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स होती है वो माइक्रोवेव होता है। इसका यूज रडार में होता है। 10⁻13 हर्ट्ज अराउंड ये जो है IF रेज होते हैं, हीटिंग में यूज होती है। 10⁻16 हर्ट्ज ये यूवी रेज है, सन से यूवी रेज आती है। एंड 10⁻15 अराउंड हर्ट्ज ये विजिबल रेज होते हैं, वेरी शॉर्ट वो होता है जो वेव व्यूअर बोलते हैं। तो इस वेव्स की ये सब जो है कुछ रेज हैं। और क्वेश्चन है कि हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि कैलकुलेट वेव नंबर फ्रीक्वेंसी फॉर येलो रेडिएशन हैव लैम्डा वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रम। तो सबसे पहले हम इस एंगस्ट्रम को किस में कन्वर्ट कर लें? मीटर में। तो 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है। एंड पुट द वैल्यू वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो हियर 1 अपॉन this much, it will give 1.724 into 10⁻6 per meter. When we find frequency, it will C/λ. We have seen the formula. Velocity or speed of light is 3 into 10⁻8 meter per second, and lambda it has given 5800 angstrom, which can convert it into meter by multiplying 10⁻10 meter. It will come 5.172 into 10⁻14 per second. This is the frequency and this was wave number. Similarly, one second question, lambda for visible spectrum range lie from 400 nanometer to 750 nanometer express in frequency. इस रेंज को फ्रीक्वेंसी में एक्सप्रेस करना है जिसका आपका वेवलेंथ दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? C/λ। एंड C जो है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। और इस नैनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻9 मीटर हो जाता है, which will give 7.5 into 10⁻14 hertz. Similarly, for 750 nm 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड C/λ होता है ना। तो 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 750 into 10⁻⁻9, इट विल गिव 4 into 10⁻14 हर्ट्ज। तो इस तरीके से आज का टॉपिक यहीं ओवर करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।